तो बेटा आज ये क्या करने वाले हैं हमें एग्जाम के ऊपर से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो मॉडल टेस्ट पेपर बेटा 8वां, कल हमने 7वां किया था नहीं, आज ये 8वां ये लास्ट यही है। ठीक है, तो हमें 8वां मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं और कल जो हमने किया था उसमें हमने 10 से 20 जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें बहुत अच्छे से हमने कंटेंट को समझा और आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। क्या बोला जाता है इसको? सोशल साइंस। कई बच्चों को तो ये नहीं पता इसको बोला क्या जाता है। सामाजिक विज्ञान को क्या बोला जाता है? सोशल साइंस। SST सोशल साइंस टेक्नोलॉजी, समझ में बेटा। तो स्टूडेंट से ये लोह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? मेरे हिसाब से तो कुछ इनके बारे में इतना बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़े चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना बेटा। लोह पुरुष के नाम से इसको जाना जाता है। भारत के बिस्मार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक भारतीय राज्यों को एकीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, कहाँ था इनका जन्म? है गुजरात में हुआ था। पहले हमने बहुत सारा इस वीडियो में पहले भी डिस्कशन हम इसके ऊपर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 1953 ईस्वी में भारत की कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो बेटा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित कहाँ की बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला थी और ये हमारे कहां से थी? भारत से। कब बनी थी? 1953। 1953 आपको याद होगा ना, क्या हुआ था बेटा इस दिन? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति लगा लो की गई थी और लागू जो किया गया था वो कब किया गया था? 1956 में। और 1953 की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि 1953 में किसका गठन हो गया था? आंध्र प्रदेश का। किसका हो गया था बेटा? आंध्र प्रदेश का जो है गठन हो गया था। आनंद वन की रचना, इससे पहले हमें जो बच्चे पहले देख चुके हैं उनको पता है कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आनंद वन की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पता ही होगा आनंद मठ की रचना कब हुई थी? 1882 में हुई थी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा बेटा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संबोधि। थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था बेटा? सिद्धार्थ। क्या नाम था इसका? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बारे में क्या बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके पिता ने, इसके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। तो उसने बहुत सारे नामी वीरामी पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे का भविष्य बताइए क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है एक सन्यासी बनेगा। तो उसने बड़ा अचरज हुआ, एक राजा का बेटा सन्यासी कैसे बन सकता है? राजा बेटा तो राजा बनेगा, सन्यासी नहीं बनेगा मेरा बेटा, उसने कहा। और इसके बाद की जो प्रोसेस आपको बताई जाती है किताबों के माध्यम से कि भाई क्या हुआ था, तो उसका ये बताया, पूछा गया उससे, उसके पिता ने पंडितों से पूछा कि बताइए इसका कोई उपचार बताइए कि मेरा बेटा सन्यासी ना बने। तो इस बीच में उसने कहा कि भाई, एक विद्वान ने कहा कि एक ही तरीका है कि इसके सामने कोई भी बीमार व्यक्ति, कोई ऐसा दुखी व्यक्ति ना आए, यानी इसके जीवन में कोई परेशानी वाला समय ना आए। जिस दिन इसके जीवन में दुखी का पल आएगा, दुखी होने का पल आएगा, समस्या आएगी, तो ये क्या करेगा? छोड़ देगा सब कुछ।
और आपको पता है कि इनकी शादी भी हो चुकी थी, एक बेटा भी जिसका नाम राहुल था उसका भी जन्म हो चुका था। इसके पिताजी ने आसपास के क्षेत्र में सभी हट्ठे कट्टे लोगों को रखा, बीमार दुखी व्यक्तियों को ये कहा गया कि भाई आप अपने घर में रहे जब राजकुमार निकले। और ये इनके सेनापति के साथ जब जाता था तो बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल इसको नजर आता था, दुख का तो कोई समय इसके सामने नहीं आया। फिर एक दिन इत्तेफाक से इसके सामने कुछ ऐसी घटना हो गई और ये फिर इसको ये लगा, उसने उससे पूछा भी अपने से जो इसके साथ गया था कि ये क्या, इसको ये नहीं पता था कि लोग अर्थी पर अर्थी लेकर जा रहे हैं, ये क्या रीजन है इसके पीछे। तो उसने पूछे क्या है, उसने कहा ये रो क्यों रहे हैं। उसने बताया कि जब कोई व्यक्ति अपना संसारिक संसार को छोड़ के जाता है तो उसको ऐसे लेकर जाया जाता है, और ये जो रो रहे हैं ये इसके जाने के गम में रो रहे हैं। तो कहता है क्या मुझे भी जाना पड़ेगा एक दिन, आपको भी जाना पड़ेगा, मुझे भी जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। और बताया जाता है कि ये चाहते थे जब उनको छोड़ के गए वहां से कि एक बार अपनी पत्नी, क्या नाम है इनकी पत्नी का पता होगा आप लोगों को, यशोधरा, एक बार यशोधरा से मिल के जाऊं। लेकिन ये उनके कमरे तक आते हैं और फिर वहीं पर से वापिस लौट जाते हैं कि कहीं की मोह माया वो लगाव जो मुझे रोक ना ले, और ये चुपचाप निकल जाते हैं और सन्यासी का जीवन धारण करते हैं। बड़ी कठिनाई आई थी सन्यासी के जीवन में भी इनके बताया जाता है। तो महात्मा बुद्ध का वैसे तो देखिए ये हमारा समय है, आज आप कोई बच्चा पढ़ने वाला है नहीं है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है कल को इतना इंटरेस्ट हो जाए पता नहीं कितना पढ़ ले। और ऐसा भी है कोई बच्चा बड़ा इंटरेस्ट है और जिंदगी में कुछ एक दो छोटी सी घटना घटती है, उसका पढ़ाई से विश्वास खत्म हो जाता है, वो पढ़ना छोड़ देता है। तो ये जीवन का हिस्सा है। महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया, इसकी 4 घटनाओं के बारे में पेपर में पूछा जाता है। अभी यहाँ आपसे पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा गया बेटा, संबोधि। क्या कहा गया है, संबोधि। क्या कहा गया है, संबोधि। जब ये घर से निकले थे तो इनको क्या संज्ञा दी गई थी घर से निकलने की, बताइए मुझे। महाविनिष्कर्मण या महापरिनिर्वाण, महाविनिष्कर्मण। क्या हुआ था बेटा, जब इन्होंने घर को छोड़ा, वो घर को छोड़ने की क्रिया को क्या कहा गया है, महाविनिष्कर्मण। और जब ये इनका देहांत हो गया तो उसको क्या कहा गया बेटा, महापरिनिर्वाण कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ ने। कहाँ दिया था बेटा, सारनाथ ने। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया बोधि वृक्ष के नीचे। उसको कटवा के दिया था कि शासक ने, को भी कटवा दिया था। तो महात्मा बुद्ध को बेटा बचपन का नाम ये हो गया, माता पिता का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, संबोधि इसका राइट आंसर है। क्या बेटा, संबोधि का, कि भाई उसको जो ज्ञान प्राप्त होने की घटना को क्या कहा गया है, संबोधि कहा गया है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में श्रीलंका में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, चाइना में भी है, जापान में भी है, कोरिया में भी है, वहां पर बुद्धिस्ट है। अगला क्वेश्चन है बेटा, रोम के सम्राट, प्रथम सम्राट का क्या नाम था, तो रोमुलस। रोमुलस इसे याद रखेंगे आप। कहाँ का सम्राट था ये, रोम का प्रथम सम्राट, रोम का प्रथम सम्राट है। अगला, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, चीनी उत्पादन में भारत का स्थान है। चीनी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा बेटा, दूसरा। भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। तो पहला 2021 में आया था बोर्ड में क्वेश्चन है कि चीनी उत्पादन में किसका पहला स्थान है, तो ब्राजील का जो है बेटा वो पहला स्थान है। किसका है, ब्राजील का क्या है, पहला स्थान है। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। हमारे हरियाणा की बात करेंगे तो हम कहेंगे यमुनानगर सर। क्या कहेंगे हमें, यमुनानगर।
अगला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा एक नदीय पतन है? कौन सा एक नदीय पतन है? नदीय पतन का मतलब क्या है? नदियों के मुहाने पर बनाया गया पतन। नदियों के मुहाने पर बनाया गया पतन। नदीय पतन की बात करें तो कोलकाता बेटा, कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता जो है बेटा वो क्या है कि नदीय पतन है। पतनों की बात करें बेटा, पतनों की बात करें तो हमें बताना होता है, क्या क्या बताना होता है बेटा? बता सकते हैं आप लोग क्या क्या बताना होता है? हमें बताना होता है कि सर ये पतने आपके कौन सा पतन है, कहां पर है? जब पतनों की बात आती है तो बेटा क्या पूछ लिया जाता आपसे? कांडला पतन है। क्या पूछ लिया जाता है? कांडला पतन है। क्या पूछ लिया जाता है बेटा? कांडला पतन है। तो बेटा वो कहां पर है? गुजरात में। कहां बताओगे? गुजरात में। गुजरात में बता दोगे, गुजरात की बाउंड्री पर कांडला, ठीक है। अगला बताना होगा, क्या बताना होगा बेटा? महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं पहले। महाराष्ट्र में कौन कौन से पतन है, ठीक है। महाराष्ट्र के, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, महाराष्ट्र, और फिर आपका महाराष्ट्र से नीचे क्या आएगा? यहाँ पर कौन सा आएगा राज्य? कर्नाटक है, कर्नाटक आएगा, और फिर कर्नाटक से नीचे क्या आएगा? गोवा, गोवा से नीचे केरल, और फिर साइड में क्या आएगा? तमिलनाडु। क्या आएगा? तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ऊपर क्या आएगा बेटा? आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ऊपर की बात करें तो उड़ीसा आएगा। उड़ीसा के साइड की बात करेंगे, ऊपर जाएंगे तो झारखंड, इधर जाएंगे तो पश्चिम बंगाल। बेटा ये आपको स्टेट है, याद होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, और कर्नाटक से केरल, गोवा, गोवा से केरल। इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि भाई महाराष्ट्र की बात करें तो बेटा नवाबा शोभा। क्या बात करेंगे? नवाबा शोभा, जिसका नाम क्या नाम बदल दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन है। कर्नाटक की बात करें तो न्यू मंगलोर। क्या बेटा? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहां पर आपका? कर्नाटक में। गोवा की बात करें तो मार्मा गोवा। मार्मा गोवा कहां आपका? गोवा में। केरल में कौन सा आपका? कोचीन है ना, कोचीन या कोची के नाम से है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन सा? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सा? विशाखापट्टनम। कौन सा बेटा? विशाखापट्टनम। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की बात क्या है? पारादीप। पश्चिम बंगाल की बात करें तो हल्दिया। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। इनको आपको मैप में भी फिलअप करना आना चाहिए। 5 नंबर या 3 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई कहाँ है ये बेटा? तमिलनाडु में है ना, तो तमिलनाडु का एरिया ये रहा। यहाँ पर किस एरिया में दिखा दोगे, ठीक है? यहाँ पर क्या दिखा दोगे? चेन्नई। उड़ीसा में क्या है? पारादीप है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल। क्या ये? पश्चिम बंगाल। ये क्या है? उड़ीसा। और ये क्या आपका? तमिलनाडु। और यहाँ पर क्या आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा बताया आप लोगों ने? विशाखापट्टनम। कौन सा होता है? विशाखापट्टनम में। और इधर की बात करें तो महाराष्ट्र में नवाबा शोभा। क्या बेटा? नवाबा शोभा। नवाबा शोभा, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू पतन है। गोवा में क्या बताओगे? मार्मा गोवा। कर्नाटक में क्या बताओगे? न्यू मंगलोर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये प्रमुख पतन जो है मैंने वो लिख दिए बेटा, जो प्रमुख पतन है। ठीक है, 12 प्रमुख पतन बताए जाते हैं आपकी बुक से। वैसे तो बहुत सारे हैं छोटे बड़े, लेकिन प्रमुख जो है वो 12 है। तो ये याद रह जाएंगे। कांडला पतन कहाँ बेटा? गुजरात में। नवाबा शोभा महाराष्ट्र में। न्यू मंगलोर है मार्मा गोवा। कोचीन है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा।
पश्चिम बंगाल हल्दिया, ये याद रह जाएंगे। पतन क्या था बेटा, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, ज्वारीय पतन पूछ लिया जाते हैं। क्या पूछ लिया जाते हैं? ज्वारीय पतन है। क्या बेटा? ज्वारीय पतन पूछ लिए जाएंगे। तो आपका देखो यहाँ पर चेन्नई भी है, आपका यहाँ पर कांडला भी है, मुंबई भी है। मुंबई भी एक पतन है बेटा, मुंबई भी एक पतन है। महाराष्ट्र में दिखाओगे कौन सा? मुंबई। मुंबई भी क्या है के पतन है। तो ये मुंबई भी है, और इधर से ये जो वाले है ना यहाँ तक के, ये आपके कौन से है? ज्वारीय पतन है, जहाँ ज्वारीय भाटा जो होता है वो उत्पन्न होते रहते हैं। क्लियर ही हो गया? पतन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? आपको स्टेट ही याद करनी बेटा, उनकी बाउंड्री याद करनी है। स्टेट में ये है, इसमें ये है, और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे पूछता है कि बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? बेल्जियम 59%। कितना बेटा? 59%। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब आप पढ़ते हो सत्ता की साझेदारी, कौन सा चैप्टर पढ़ते हो? सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी से 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा पक्का पूछा जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि भाई हमारे 5 नंबर सिक्योर हो जाए, तो उनको सत्ता की साझेदारी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सत्ता की साझेदारी में 3-4% इम्पोर्टेंट है बेटा। सत्ता की साझेदारी के तरीके कौन कौन से हैं? ठीक है, सत्ता की साझेदारी के तरीके कौन कौन से हैं? सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा कई सालों का इसमें एक्सपीरियंस है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या क्या आपको श्रीलंका के बारे में भी पता होना चाहिए, और किसके बारे में? बेल्जियम के। इन क्वेश्चनों को भी जो बच्चा कर लेगा उसको 5 नंबर मिलने हैं। 5 नंबर कहीं नहीं गए उसके इस चैप्टर से। तो इसमें क्या है? बेल्जियम की आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता था? श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 7% है ना बेटा। ईसाई लोगों का कितना हिस्सा है? 7% है। देखो हमने कल एक और भी क्वेश्चन पढ़ा था, मुस्लिम 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत थे, है ना? पढ़ा था ना आप लोगों ने? क्योंकि इससे पहले किसकी आबादी पूछते आए थे? हिंदुओं की आबादी का प्रतिशत पूछते आए थे, और कल हमने मुस्लिम की आबादी का प्रतिशत पढ़ा। कितना बताया था कल मैंने? 14.2। याद रखिएगा बेटा, कितना? 14.2% थे। और हिंदुओं की आबादी का कितना दिया गया है? अब ये ईसाई कहाँ का पूछा गया है? श्रीलंका का। और इसमें 74 से 76% कौन रहते थे? बुद्धिस्ट रहते थे ना। ज्यादातर क्या रहते थे? बुद्धिस्ट रहते थे। क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि सीली भाषा को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था, और सीली भाषा बोलने वाले लोगों का ज्यादातर प्रतिशत क्या था? कौन थे इसमें? बौद्ध थे। तमिल भाषा को लेकर तो तमिल और मुस्लिम और हिंदू की वहां की भाषा थी तमिल। ऐसा नहीं था उसमें, वो नहीं बोलते थे, श्रीलंका के भी लोग बोलते थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत की संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है? 22 भाषाओं का जिक्र कौन सी में बेटा? 8वीं में कितनी भाषाएं बताई गई है? 22 भाषाएं बताई गई है। पेपर में क्या पूछ लेता कभी कभी? हिंदी के अतिरिक्त बताइए, तो कितनी हो जाएगी उसमें? 21 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 21 हो जाएगी। 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा देश देता? 7 आकर संघ बनाने का, देखिए 7 आओ संघ बनाओ, अपने साथ लेगा और अपनी पावर को बढ़ा लेगा। कौन बढ़ाएगा इसमें? अमेरिका। कौन है बेटा? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन में और भी है, और की बात करूं मैं, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें? सभी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा बेटा इसमें? सभी। ऑस्ट्रेलिया भी काम करता है, स्विट्जरलैंड भी काम करता है। घड़ी का निशान,
घड़ी का निशान किस पार्टी का है, ये पूछा गया है। अलार्म घड़ी जो है वो किस पार्टी का है, घड़ी का निशान है। घड़ी का निशान है बेटा आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। किसका ये, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का निशान है। ठीक है, अब देखो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब यहाँ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आ गया ना, तो वहां पर क्या आएगा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है। क्या आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निशान बताइए, पूछ रही। आप ये कंफ्यूज नहीं होना बेटा, समझ में आ रही बात है, बिल्कुल वो नहीं होना कंफ्यूज होके कहीं तुम गलत कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हाथ है। क्या आएगा यहाँ पर, हाथ का निशान, पंजा जो है किसका, वो कांग्रेस पार्टी का। ये क्या, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बेटा। कौन सी ये, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कौन सी ये, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी 1885 में। ध्यान रहे, इस ईस्वी में कहीं डाउट में आ जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका ही पूछ ले बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया, इसका ही पूछ लिया। इसका क्या है, दराती और हथौड़ा। दराती और हथौड़ा जो है बेटा, इसका जो है चुनाव चिन्ह है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पता ना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1924 में। 1924 में। और इस पार्टी का विभाजन कब हुआ बेटा, 1964 में। इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, मार्क्सवादी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी भी स्थापना होगी। अगला चौथा ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का क्या है बेटा, कमल का फूल। देखिए पता क्या होगा, क्या होता ऑप्शन में, कमल, कमल का फूल। बच्चे क्या देखते थे, कमल, और कमल का फूल भी ऑप्शन में। ए ऑप्शन है, दो ऑप्शन में क्या दे दिया, कमल का फूल। बताइए आप क्या बताओगे, कमल या कमल का फूल, कमल का फूल। बच्चे ने ये पढ़ा है, ये दूसरे पर, ये चौथे पे दे दिया, तो चौथे पर तो आप जाते हैं इन ऑप्शन पे। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। तो एग्जैक्ट क्या है बेटा, कमल का फूल। कमल तो नाम भी हो सकता है किसी का, अंडरस्टैंड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा, 1980 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1980 में। 1980 में किस पार्टी का विलय हुआ था, इसमें कौन सी पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, 1977 में। और पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री, यानी कि कांग्रेस के ना बनकर पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। कौन बने थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे बेटा, वो क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे 1977 से लेकर 1979 तक। फिर यहाँ पर चौधरी चरण सिंह बने थे, चौधरी चरण सिंह बने थे। ठीक है, 2 साल का कार्यकाल करा, फिर चुनाव हुए, फिर किसको बनाया गया, कौन बने थे, इंदिरा गांधी। कौन बने थे बेटा, इंदिरा गांधी। चलिए, मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ लिया, चौधरी चरण सिंह के बारे में पढ़ लिया। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जनता पार्टी का विलय किस लिए हुआ था बेटा, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी पहले। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951-52 में भारतीय किसने की थी इसकी स्थापना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद ये जनता पार्टी में बढ़ती गई, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 1980 में 77-52 भारतीय जनसंघ। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का निशान पता चल गया किसका है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इंग्लैंड का एक उदाहरण, इंग्लैंड में कौन सा एक उदाहरण बेटा, इंग्लैंड में बहुदलीय व्यवस्था है। इंग्लैंड में कौन सी, आज के समय क्या है, बहुदलीय व्यवस्था। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दी गई है, इंग्लैंड में कौन सी दलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था या 2 दलीय व्यवस्था,
एक दलिया होगी और दो दलिया होगी। दो का मतलब तो बहुत ही हो जाता है, बहुत सारे दल हो, तो वहां पर है आप बहुदलीय, वर्तमान की बात करेंगे तो बहुदलीय व्यवस्था लिखेंगे। ठीक है। समर्थित सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा या राज्य सरकार के पास या स्थानीय सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास है। ठीक है ना। इस पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है शिक्षा के मामले कौन देगा? राज्य सरकार के। स्वास्थ्य, राज्य की स्वास्थ्य की बात होगी तो भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन जारी करता है बेटा? आरबीआई। आरबीआई देख रेख करता ना सब पे। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रतिशत भाग, जो कितने प्रतिशत है बैंक जो है पैसा अपने पास रखते हैं? 15% है ना। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? भारत में, भारत की बात की गई बेटा 24 दिसंबर में। भारत की बात करेंगे तो कब करेंगे? 24 दिसंबर में। ठीक है। और विश्व की बात करेंगे तो 15 मार्च है। विश्व उपभोक्ता दिवस है, विश्व उपभोक्ता दिवस। भारत की बात करेंगे तो भारत में बात करेंगे 24 दिसंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करेंगे तो 15 मार्च है ना। उपभोक्ता, भारत में उपभोक्ता के कानून बनाए गए थे 1986 में। 1986 में। ये आपके स्टूडेंट के ट्यूटर से जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन से 7th कल कराया था। अगर आपने नहीं कल पढ़ पाए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज जो हमने ऐड किया है, इनके होने के बाद बेटा फिर आपका कोई बचेगा नहीं। वही क्वेश्चन देखो कम से कम है ना 10 क्वेश्चन वही रिपीट होके आने लग गए। अब आने लगे ना 10 क्वेश्चन वही रिपीट होके आने लग रहे। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारी पकड़ बिल्कुल एमसीक्यू के 20 नंबर पे हो चुकी है। और टारगेट क्या आपका? 80 में से 80 लाकर इतिहास बनाना है। हर सब्जेक्ट की बात करेंगे हम। और ऐसा नहीं कि भाई एक बस पढ़ाई का कीड़ा है, ज्ञान है नहीं, बस रटा रटा नहीं, हमें नॉलेज भी रखनी है। ठीक है। ओके।